नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। कानून जिस जबान में बात करता है वो आम इंसान की समझ से परे है, इसलिए वकील लगाने पड़ते हैं दलीलों के लिए। वकीलों के लिए फीस लगती है, अच्छे वकीलों के लिए अच्छी फीस लगती है। फिर अदालतों में जिरह होती है, मुकदमों में गिरह होती है। सब खुलता है तो पता चलता है कि कानून की परतें होती हैं और अधिकारों की शर्तें होती हैं। इन्हीं शर्तों के बीच आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार तो है, लेकिन उस पर लगे हैं युक्त प्रतिबंध, और यहीं से एक बड़ी बहस जन्म लेती है। क्या युक्त वही है जो सत्ता को सुविधाजनक लगे, या वही जो समाज को संतुलित बनाए? युक्त ही उपयुक्त है और परिभाषा के बंधनों से मुक्त है। न्यायाधीश समय समय पर निर्बंधन का परिबंधन करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के मामले में साफ कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल व्यवसायिक लाभ के लिए किया जाएगा तो उसे सीमाओं से कसना जरूरी है। जस्टिस बागची ने टिप्पणी की, कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। किसी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए समुदाय का उपहास नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, समय रैना ने एक कार्यक्रम में भारत में जीवन रक्षक दवाओं के बेहिसाब दामों पर तंज कसा था। उसने एक दंपत्ति के मासूम बच्चे को उदाहरण बनाया। उदाहरण यह था कि इस दंपत्ति के लिए एक और बच्चा कर लेना ज़्यादा आसान है बजाय एक जीवन रक्षक इंजेक्शन की आस पालने की, क्योंकि जितने रुपए में एक इंजेक्शन आता है उतने का सपना तक नहीं देखा इस दंपत्ति ने अपने सबसे सुनहरे सपनों में। उस बच्चे की बीमारी का उदाहरण तो बहाना था, रैना का उद्देश्य व्यवस्था को उसका जोक सुनाना था। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों को निर्देश दिया और कहा कि वे अपने पॉडकास्ट और कार्यक्रमों में दिव्यांगों का उपहास करने के लिए माफी मांगे। इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन होना चाहिए। हास्य कलाकार समय रैना व अन्य के वकील ने कहा कि हमने बिना शर्त माफी मांग ली है। प्रतिवादी पिछले आदेश के अनुसार उपस्थित हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगली बार हमें बताएं कि हम आप पर कितना जुर्माना लगाएं। इसके आगे उन्होंने कहा कि आज बात विकलांगों की है, अगली बार बात महिलाओं की होगी, वरिष्ठ नागरिकों की होगी, बच्चों की हो सकती है। इसका अंत कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट ने सभी को माफी मांगने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा, यूट्यूब में सभी माफी मांगे। यह टिप्पणी सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक बहस को जन्म देती है। आखिर लोकतंत्र में हंसी और व्यंग्य की क्या जगह है? लोकतंत्र की बुनियाद दो स्तंभों पर टिकी होती है, सत्ता और सवाल। सत्ता व्यवस्था गढ़ती है और सवाल उसकी परख करते हैं। सवाल सिर्फ संसद या सड़कों पर नहीं उठते, वे रंगमंच, साहित्य, व्यंग्य और हंसी के मंचों से भी उठते हैं। और जब सवाल उठना बंद हो जाते हैं तो लोकतंत्र अपनी आत्मा खो देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यंग्य और हास्य महत्वपूर्ण है, मगर सावधानी जरूरी है। यानी हंसी पूरी तरह मुक्ति नहीं, बल्कि शर्तों से बंधी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हंसी पर भी ताले लगने चाहिए? कबीरदास ने सदियों पहले कहा था कि साच कहे तो मारन धाय, झूठ कहे सब जग पतियाना। यानी सच्चाई बोलो तो मार पड़ती है, झूठ बोलो तो सब खुश रहते हैं। आज वही स्थिति कलाकारों और व्यंग्यकारों की है। जब वे सत्ता पर कटाक्ष करते हैं तो राजनेताओं को चोट लगती है। जब धर्म की रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं तो समाज तिल्ला उठता है। लेकिन क्या लोकतंत्र का तकाजा यह नहीं कि कलाकार बिना डर के बोल सके? याद कीजिए, चार्ली चैप्लिन की हंसी हिटलर के तानाशाही साम्राज्य पर हथियार बनी थी। याद कीजिए, भारत में आपातकाल के दौरान व्यंग्य और रंगमंच ही थे जिन्होंने सत्ता की घुटन को उजागर किया था। तो फिर क्या आज़ाद भारत में एक स्टैंड अप कॉमेडियन को मंच पर खड़े होने से पहले 100 बार सोचना होगा? क्या कलाकार की कलम और उसकी जुबान अदालत की अनुमति पर चलेगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, व्यंग्य और हास्य महत्वपूर्ण है, मगर सावधानी जरूरी है। ये बात सही भी है, क्योंकि किसी की अस्मिता को ठेस पहुंचाना हंसी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेकिन डर यही है कि सावधानी शब्द कहीं सेंसरशिप का पर्याय न बन जाए। लोकतंत्र में
हंसी अगर खुलकर न हो सके तो सत्ता का डर गहरा हो जाता है और जनता का विश्वास डगमगाने लगता है। बहस अभी जारी है, अदालत अपनी नज़रों से देख रही है, समाज अपनी राय बना रहा है, लेकिन इतना तय है कि जब हंसी पर पहरे बैठा दिए जाते हैं तो लोकतंत्र का चेहरा भी उदास हो जाता है। लोकतंत्र का सार यही है कि नागरिक खुलकर बोल सके और सत्ता पर सवाल उठा सके। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ बोलने की आज़ादी तक सीमित नहीं है, बल्कि ईमानदार चुनाव और पारदर्शी राजनीति पर भी टिका हुआ है। एक तरफ अदालतें ये तय कर रही हैं कि हंसी और व्यंग्य की कितनी सीमा होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ राजनीति के अखाड़े में ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जो लोकतंत्र की जड़ों को हिला देते हैं। आपने अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर हुए हंगामे और फर्जी वोटिंग के आरोपों की कहानियां बहुत सुनी होंगी, लेकिन अब जरा ठहरिए, क्योंकि गुजरात से खुलासा तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। यहाँ मामला सिर्फ वोटों की धांधली का नहीं है, बल्कि ऐसे भूतिया दलों का है जिनका नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन चंदा मिला है अरबों का। जी हाँ, 10 ऐसी पार्टियां जिनके अस्तित्व पर ही सवाल उठ रहे हैं, उन्हें 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। सोचिए, जिन्होंने कुल मिलाकर सिर्फ 43 उम्मीदवार उतारे और जिन उम्मीदवारों को कुल मिलाकर सिर्फ 54,000 वोट मिले, वही पार्टियां अरबों की रकम हजम कर गई। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दैनिक भास्कर ने गुजरात के पिछले 3 चुनावों में पॉलिटिकल पार्टीज को मिली चुनावी चंदे पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे 10 गुमनाम पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव आयोग को धोखे में रखी हुई थी। चुनावी रिपोर्ट में अपना खर्च महज 39,200,000 करोड़ रुपए बताया था, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में अपना खर्च 3500 करोड़ रुपए। इसे आपको एक डिटेल रूप में समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकशाही सत्ता पार्टी की। साल 2020 से 2022 के बीच इस पार्टी को 1045 करोड़ रुपए का चंदा मिला। जब ऑडिट रिपोर्ट फाइल की तो बताया गया कि 1031 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च कर दिए गए, लेकिन चुनाव आयोग को जो ब्यौरा दिया गया उसमें इस पार्टी ने 2,27,000 करोड़ रुपए का ही बताया। लेकिन फर्जीवाड़ा सिर्फ इतना ही नहीं है। लोकशाही सत्ता पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 1045 करोड़ रुपए का चंदा 2020 से 2022 के बीच मिला था, जिसे उसने चुनाव में खर्च किया, जबकि लोकशाही सत्ता पार्टी ने आखिरी बार साल 2017 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में ही हिस्सा लिया था। उसके बाद इस पार्टी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। यह तो एक फर्जीवाड़ा हुआ। 10 की 10 पार्टियों को लेकर ऐसे कमाल के खुलासे हुए हैं। सत्यवादी रक्षक पार्टी का मामला देखिए। साल 2023 से 24 में इस पार्टी ने 7,442 लोगों से 142 करोड़ रुपए का चंदा लिया, बिना उनका पैन कार्ड नंबर लिए हुए। नियम कहता है कि अगर मोटा चंदा दे रहे हैं तो पैन कार्ड नंबर देना होगा। यहाँ तक कि आप बैंक से मोटी रकम कैश में निकालते हैं तब भी आपको पैन कार्ड देना होता है। लेकिन सत्यवादी रक्षक पार्टी ने बिना पैन कार्ड के ही 142 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया। जांच में खुलासा हुआ है कि इस पार्टी को 42 लोगों ने 94 लाख रुपए डोनेट किए हैं, जिनके नाम के आगे सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है, यानी कि गुमनाम चंदा। दैनिक भास्कर ने इन 10 में से कुछ दलों को अध्यक्षों से बात की। साल 2022 से 23 में न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी को मिले 407 करोड़ रुपए के चंदा के सवाल पर इस पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख अमित चतुर्वेदी ने पल्ला झाड़ते हुए दैनिक भास्कर से कहा है कि इस बारे में सीए से पूछना पड़ेगा। इलेक्शन में कितना खर्च हुआ उसका डाटा अपलोड कर दिया था, लेकिन पार्टी छोटी है इसलिए 15 दिन में ही डेटा गायब कर दिया जाता है, यानी कि अपना पल्ला झाड़ लिया गया। ठीक ऐसा ही कुछ जवाब दिया है सत्यवादी रक्षक पार्टी के कार्यकारी प्रमुख बीरेन पटेल ने। बीरेन ने दैनिक भास्कर से कहा है कि वो अकाउंटिंग के मामले में ज़्यादा समझ नहीं रखते हैं, इसकी जानकारी सीए या एडवोकेट के पास है। चुनाव को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा है कि पार्टी आने वाले चुनाव में हिस्सा लेगी और 80 में से 90 प्रत्याशी चुनाव पर उतारने वाली है। गुजरात मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कॉन्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी 10 पार्टियों को 23 राज्यों के लोगों से चंदा मिला है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी 10 पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग करने या फिर टैक्स में चोरी करने का आरोप लगाए गए हैं। चुनाव में बहुत ही मामूली रकम खर्च की गई है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है।
गुजरात चुनाव आयोग ने जब ये सब देखा तो मामला आयकर विभाग को भेजा और जब इन पार्टियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। जरा सोचिए, जहां बड़ी पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर पारदर्शिता की बहस कर रही थी, वहीं गुजरात की धरती पर 10 गुमनाम पार्टियों ने 4,300 करोड़ रुपए का चंदा निगल लिया। वोट मिले बस 50,000 के आसपास, लेकिन पैसा अरबों में। ये लोकतंत्र है या फिर लोकतंत्र की आड़ में चल रही किसी और चंदा उद्योग की कहानी? बहरहाल आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।